जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। चीन को सीधी चेतावनी। तैयार हुआ चीन का काल रफाल। एलएसी पर गरजेगा रफाल। अंबाला एयरबेस पर वो समारोह संपन्न हो चुका है जहां चीन के दहन की अंतिम आहुति दी जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी कि भारत की संप्रभुता की ओर आंख उठाने वाले चीन पर हर प्रहार के लिए भारत तैयार है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। बीते कुछ ही दिन में हमारे शूरवीर चीन की सेना की 4 साजिशों को चित करके उन चोटियों पर सवार हो चुके हैं जहां से चीन की सीमा में पत्ता भी हिलता है तो उस पर हमारे सीमा प्रहरियों की सीधी नजर रहती है। धरती पर अपना परचम फहराकर भारतीय सेना ने चीन को सरहद पर उसकी हद दिखा दी है और अब चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह हद पार करने की कोशिश की तो अपने विनाश के द्वार खुद खोल बैठेगा। चीन को दिए संकेत के कई अहम मायने हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक और अंबाला के एयरबेस से जारी 2 अहम संदेशों से चीन में कैसी खलबली मची हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज 2 ऐसी अहम घटनाएं हुई जिनसे बीजिंग यानी चीन की राजधानी में सरकार और सेना के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ गई। 10 सितंबर की दोपहर दिल्ली से चीन को एक चेतावनी जारी की गई जिसमें सीधे कहा गया कि चीन के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर चीन बातचीत की आड़ में कब्जा नीति चलाने की कोशिश करेगा तो उसको हद दिखाने का पूरा बंदोबस्त एलएसी पर तैयार है। दिल्ली से चेतावनी जारी होने से पहले अंबाला के एयरबेस पर राफाल विमान का वायुसेना में इंडक्शन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में कह दिया कि सीमा पर माहौल बिगाड़ने वाले समझ जाएं कि उनके इरादों को कुचलने के लिए वायुसेना तैयार है। आंख दिखाई तो जान गंवाएगा दुश्मन। चीन को एक साथ 2 चेतावनी। पैर पसारे तो काल बनेगा राफाल। चाल चली तो चकनाचूर होगा चीन। पूरी फौज 2 महीने से एलएसी के नजदीक इस नियत से डेरा डाले बैठी है कि धीरे धीरे भारत की सीमा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा जमा लिया जाए जिनसे चीन की सामरिक ताकत बढ़ सके। लेकिन चीन अपने इस इरादे में लगातार नाकाम हो रहा है। चीन के घुसपैठिए सैनिकों को
भारतीय सेना के शौर्य के सामने उल्टे पांव भागना पड़ा। अब लद्दाख की स्थिति यह है कि चीन उन चोटियों में से भी कुछ का नियंत्रण खो बैठा है जिन पर 1962 पर उसने कब्जा किया था। एलएसी पर कमजोर पड़ती स्थिति के चलते बीजिंग में बेचैनी की हवा पहले ही चल रही है, लेकिन अब भारत की ओर से जारी की गई 2 चेतावनियों ने चीन के हौसले और पस्त कर दिए हैं। इनमें पहली चेतावनी है दुश्मन का काल कहा जाने वाला रफाल। सितंबर की सुबह एलएसी के करीब 950 किलोमीटर दूर चीन के दहन की अंतिम आहुति का समारोह संपन्न हुआ। यहां विधि विधान से भारतीय वायुसेना के नए युद्धवीर राफाल को रण में उतरने के लिए वायुसेना में शामिल कर लिया गया। मेरा तिन ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास्ता को विघ्न न को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास। सर्वधर्म संभाव वाले देश में राफाल के लिए चारों धर्मों की विधि से पूजा की गई और उसके बाद रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि देश के दुश्मनों के लिए राफाल की ये गर्जना चेतावनी है। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। रक्षा मंत्री का इशारा साफ है कि वायुसेना का युद्धवीर रफाल अपने आधुनिक हथियारों के साथ अंबाला में तैयार खड़ा है। अगर चीन ने हिमाकत की तो उसकी हार का पूरा बंदोबस्त है। रक्षा मंत्री ने जता दिया है कि बुद्ध का देश युद्ध की पहल नहीं करता, लेकिन आंच अगर संप्रभुता पर आए तो दुश्मन पर काल बनकर टूटने को तैयार है। रफाल ने जब धरती से उड़ान भरी तो अंबाला का आसमान गूंज उठा। राफाल उड़ाने वाले पायलटों ने आसमान में अलग अलग तरीके से उड़ान भरकर जता दिया कि उनके हाथ में जो मशीन है वो उनके एक इशारे पर दुश्मन का काम तमाम करने के लिए तैयार है। राफाल ने उड़ान भरकर ऐलान कर दिया कि वो आसमान का राजा है और धरती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले सहित सीडीएस विपिन रावत और सेना के बड़े अधिकारी गर्व और गौरव से इस पल के साक्षी बने। ये 5 राफाल विमान 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। फ्रांस से आए 5 राफाल विमानों को आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। ये विमान 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किए गए हैं। मैं ऐतिहासिक 17 स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देना चाहूंगा। भारतीय पराक्रम के इतिहास में आपका नाम चमकीले अक्षरों में दर्ज है। राफेल का इंडक्शन गोल्डन एरोज को एक नई चमक देगा। आप सभी राफेल यानी तूफान की तरह गतिशील रहकर देश की अखंडता और अखंडता के साथ साथ संप्रभुता की भी रक्षा करते रहेंगे। आसमान में अपने दमखम का ऐलान करने के बाद जैसे ही इन विमानों ने धरती को चूमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछार से इनको सलामी दी गई। राफाल विमान उड़ाने वाले जाबाज पायलटों ने रक्षा मंत्री और अधिकारियों को सलामी दी। ये राफेल जहाज जिनका भारतीय वायुसेना के बैंड के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और वाटर कैनन सैल्यूट, क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत नजारा है। चीन सावधान हो जाओ ये दृश्य देखकर कि भारत के पास अब राफेल जैसा लड़ाकू विमान मौजूद है। यही 2 जहाज जो आसमान में करतब दिखा करके जमीन पर लौटे हैं और इनका सैल्यूट के साथ, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया जा रहा है। जबरदस्त दृश्य, जबरदस्त अनुभव और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें।
बीते कुछ ही दिन में हमारे शूरवीर चीन की सेना की 4 साजिशों को चित करके उन चोटियों पर सवार हो चुके हैं जहां से चीन की सीमा में पत्ता भी हिलता है तो उस पर हमारे सीमा प्रहरियों की सीधी नजर रहती है। धरती पर अपना परचम फहराकर भारतीय सेना ने चीन को सरहद पर उसकी हद दिखा दी और अब चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह हद पार करने की कोशिश की तो अपने विनाश के द्वार खुद खोल बैठेगा, क्योंकि रफाल के सेना में शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता इतनी बढ़ गई है कि अंबाला बेस से उड़ान भरते ही वो चीन के सारे एयरबेस के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। चीन को संदेश साफ है, चोटियों पर तैयारी पूरी है और अब रणभूमि का महाकाल राफाल भी उसके लिए तैयार खड़ा है, जिसका मुकाबला चीन के पास दूर दूर तक नहीं। ये देखिए, बिल्कुल सामने से शुरुआत करते हैं। किस तरीके से नुकीली शेप है आगे जो हवा को चीरने में मदद करती है इस पूरे विमान की। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो ये पूरा कॉकपिट का इलाका, ये पूरा कॉकपिट का एरिया है जहां पर पायलट सवार थे जब वो आसमान में उड़ा। ये करतब दिखाने के लिए पूरा विमान इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल कर पायलट चढ़ते हैं। और अंबाला में राफाल को पूरी आन बान और शान के साथ वायुसेना में शामिल कर लिया गया। ये वो संकट का दौर है जब सेना को ताकत और मनोबल दोनों की जरूरत है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना का मनोबल भी बढ़ाया। आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैलूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। अंबाला एयरबेस पर हुए चीन के दुस्साहस को जवाब देने की खबर चीन को भी लगी। इससे तो चीन की परेशानी बढ़ी है, लेकिन नई दिल्ली से जारी एक बयान ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा है कि अगर पूर्वी लद्दाख में चीन ने हद तोड़ी तो कड़ा जवाब मिलेगा। सरकार ने कहा कि चीन के नए सैन्य ठिकानों को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत ने LAC पर बनी अपनी अग्रिम चौकियों पर सैन्य ताकत बढ़ाकर चीन की हर साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर रखी है। यह चेतावनी मुखपारी टॉप पर फायरिंग के बाद और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से जारी की गई। चीन की सेना ने अगर LAC पर रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो भारतीय सेना इस कदर मुंह तोड़ जवाब देगी कि चीन को अपनी हरकत पर पछताना होगा। सरकारी सूत्रों की माने तो लोकल कमांडर्स को पहले ही ये हिदायत दी जा चुकी है कि वो अपने लिहाज से अपने फैसले ले सकते हैं। लद्दाख में चोरों की तरह घुसे चीन ने जैसे जैसे अपने सैन्य ठिकाने बढ़ाए वैसे वैसे हेकड़ी दिखानी शुरू की, लेकिन घुसपैठ की 4 कोशिशों में चीन की सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस दोहरी चेतावनी के बाद साफ है कि चीन कदम बढ़ाएगा तो मारा जाएगा। भारत के इस कड़े रुख ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। अपनी ताकत के गुरूर में चूर चीन ने यह सोचकर भारत के साथ तनातनी बढ़ाई थी कि पूरी दुनिया उसका साथ देगी, लेकिन यह सपना धरा का धरा रह गया। दुनिया की सारी महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं और अंबाला एयरबेस से फ्रांस ने चीन को खुली चुनौती दे दी है। वो हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस के इस बयान का मतलब है रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक हर मोर्चे पर भारत की मदद के लिए फ्रांस तैयार है। फ्रांस से ही राफाल विमान भारत को मिले हैं। 4.5 जनरेशन का ये विमान इतना ताकतवर और फुर्तीला है कि चीन के 5 विमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं।
आसमान में रफाल की शक्ति गर्जना। धरती की दो महाशक्तियों का साथ। एक विमान से चीन पहले ही परेशान। अब रणनीति से चीन को रण में मात। अंबाला में किया गया समारोह सिर्फ रफाल के इंडक्शन का समारोह नहीं है, बल्कि ये दो महाशक्तियों के एक साथ आने का प्रदर्शन समारोह भी है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले एक साथ मौजूद दिखे, तब चीन की चिंता और बढ़ रही थी। चीन की चिंता की एक वजह बना रफाल का बेड़ा वायुसेना को मिलना, और दूसरी वजह बना फ्रांस का भारत का साथ देने का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद फ्रांस की विदेश मंत्री के हाव भाव से दिख रहा था कि भारत की अहमियत फ्रांस की विदेश नीति में क्या है। लेकिन जब फ्रांस की रक्षा मंत्री ने बोलना शुरू किया तो उनके शब्दों में भारत की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का साथ देने का वचन नजर आया। फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो या फिर चीन के चल रहे टकराव में उसे चुनौती देने का। A critical phase of the pandemic, it was few months before, India was by our side. I wish to say thank you and also to tell you that as in any strong friendship, you can count on us. We will also be by your side. We support your candidacy for the UN Security Council. फ्रांस की तकनीक से तैयार राफाल विमान भारत को मिल चुका है और आने वाले दिनों में जल्द ही और विमानों की डिलीवरी होनी है। दरअसल चीन से जारी तनाव में वायुसेना ने बड़ी तैयारी की है। उसे और मजबूत करने के लिए वायुसेना ने जल्द ही बाकी राफाल विमानों की डिलीवरी मांगी है। राफाल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन ने समय पर विमान देने का वादा किया है। We are very proud to have been able to achieve and to deliver on time, despite, as our minister said, the COVID, which gave us some problems in France, but not only in France, worldwide. भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों के मुताबिक खास तौर पर डिजाइन किया है। इसमें कई बदलाव भी करवाए हैं। भारत ने रफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मन को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर तैयार कराया है। आखिरी वक्त में भारत ने इस विमान में कई बदलाव कराए हैं। रफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। रफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। रफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी है, जिससे 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। भारत की मांग पर रफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी अपनी हेलमेट स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने रफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी, जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने रफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है, जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। आसमान में भारत का ब्रह्मास्त्र लड़ाकू विमान रफाल एक साथ ऐसे कई मिसाइलों से लैस है, जिसका चीन और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है।
राफाल पर लगे हथियार किसी भी दुश्मन को दहला देने के लिए काफी हैं। खासतौर पर राफाल पर लगी वो मिसाइलें जो अचूक हैं, यानी एक बार उन्हें दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए छोड़ा जाए तो इन मिसाइलों की चूकने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इन घातक मिसाइलों को बनाया है फ्रांस की कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम ने। इनमें सबसे खास अपनी जनरेशन की सबसे आधुनिक मिसाइल है मीटियोर मिसाइल। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बिना देखे टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। 120 से 150 किलोमीटर तक यह अचूक वार करती है। एडवांस राडार सिस्टम लगा होने से राडार को चकमा दे देती है। दूसरी मिसाइल है स्कैल्प। यह हवा से जमीन पर अचूक वार करती है। 300 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकती है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में बहुत कारगर है। तीसरी मिसाइल है हैमर। यह हवा से जमीन पर मार करती है। दुश्मन अगर पहाड़ों में बंकर बनाकर छिपा हो तो यह मिसाइल बेहद कारगर होती है। चीन से सटी हमारी LAC पूरी तरह पहाड़ी इलाके में बसी है और इस इलाके में राफाल की यह काबिलियत बहुत काम आने वाली है। दरअसल राफाल के भारतीय सेना में पूरी तरह से शामिल होने के बाद अब चीन और पाकिस्तान दोनों की ही नींद उड़ी हुई है। अंबाला में तैनात हुए राफाल के निशाने पर LAC पर मौजूद चीन के सभी एयरबेस और सैन्य ठिकाने आ गए हैं। इसमें बीजिंग तक में हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी ओर LAC पर हमारे जाबाज लगातार चीन को पटखनी दे रहे हैं। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और ऐसी सभी महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटियों पर कब्जे के बाद अब सेना ने उत्तरी पेंगोंग इलाके में ऑपरेशन शुरू किया है और इस इलाके में भी ऑपरेशन शुरू करते ही भारतीय सेना ने चीन को सबक सिखा दिया है। फिंगर 4 के जिन इलाकों से पीछे हटने का वादा करके चीन बार बार मुकर रहा था, अब भारतीय सेना ने उसे अपनी ताकत के दम पर पीछे धकेल दिया है। इसके अलावा पेंगोंग के उत्तरी इलाके में चीन को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया जा रहा है। रफाल से ध्वस्त हुआ शी का हवाई किला। GBU 49. रफाल के डर से लाल सेना करे हवाई धमाका। LAC से बीजिंग तक रफाल से हाहाकार। डरी हुई लाल सेना पर भारत का करारा प्रहार। रणभूमि में रफाल के उतरने का असर भारत के दोनों पड़ोसी देशों में मची हलचल से साफ समझा जा सकता है। पाकिस्तान जहां रफाल के खिलाफ हवाई बयानबाजी में जुटा हुआ है, वहीं रफाल से तिलमिलाया चीन आसमान में हवाई गोले दाग रहा है। LAC पर उसने हवा में ही बमबारी शुरू कर दी है। चीन की बौखलाहट का आलम यह है कि तिब्बत में वो पिछले 48 घंटों से लगातार आसमानी धमाका कर रहा है। ये तिब्बत में चीनी सेना की बौखलाहट की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन अपना शक्ति प्रदर्शन बताकर दुनिया में जारी कर रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह चीन की सेना
हवा में गोले दाग रही है। तिब्बत में भारत की सीमा से करीब चीन की ये हरकत पिछले कई दिनों से जारी है, जिसका सबूत है ये दो तस्वीर। ये दो तस्वीर चीन की सेना के डर का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि चीन इन्हें अपनी सेना का युद्धाभ्यास बता रहा है। इसमें पहली तस्वीर चीन की मीडिया की ओर से 10 सितंबर को जारी की गई है, जबकि दूसरी तस्वीर 9 सितंबर को जारी की गई। इन दोनों ही तस्वीरों से साफ हो जाता है कि चीन की सेना दिन और रात की फिक्र किए बिना तिब्बत में भारतीय सीमा के करीब लगातार गोले बरसा रही है। चीन वैसे तो इन तस्वीरों से दुनिया में अपनी ताकत की नुमाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तस्वीरें चीन के डर को बयां कर रही हैं और इन तस्वीरों से एलएसी पर उसकी हार की तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। चीन की लाल सेना की सबसे बड़ी तिलमिलाहट है पैंगोंग में उसकी हार। भारत पैंगोंग के इलाके में विवाद को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीने से ज्यादा हो गए लगातार चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ बात कर रहा है। चीन के सैन्य अधिकारी बैठक में तो कई ऐसे विवादित हिस्सों से पीछे हटने का वादा भी करते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। बार बार वादा खिलाफी से अब भारत ने अपना रुख बदल लिया है। भारत अब चीन की सेना को पीछे धकेलने का ऑपरेशन तेज कर चुका है। दक्षिणी पैंगोंग के बाद अब उत्तरी पैंगोंग में भारत चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। कुछ दिन पहले ही पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की नीयत से घुसपैठ की, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद थे। भारतीय सेना ने न सिर्फ चीन की लाल सेना की साजिश को नाकाम किया, बल्कि दक्षिणी पैंगोंग की उन सभी पहाड़ियों को कब्जे में ले लिया जिनसे चीन भारतीय सेना की जासूसी का काम करता था। क्योंकि इन पहाड़ियों की ऊंचाई काफी ज्यादा थी, अब दक्षिण पैंगोंग में रणनीतिक तौर पर सभी अहम पहाड़ियां भारत के कब्जे में हैं। दक्षिण पैंगोंग में मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब उत्तरी पैंगोंग में सेना के ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू करते ही पैंगोंग में फिंगर 4 की सभी अहम चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया है। इस वक्त फिंगर 4 में जितनी भी अहम चोटियां हैं वो अब भारत के कब्जे में आ चुकी हैं। इस तरह अब हिंदुस्तान पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है। इस तरह पूर्वी लद्दाख में सीमाओं पर भारत पहले से काफी मजबूत हो चुका है। अब भारत ने पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण दोनों ही इलाकों में चीन सेना पर काफी बढ़त बना ली है। पैंगोंग के उत्तर में मौजूद फिंगर इलाके में भारत और चीन का विवाद दशकों पुराना है, लेकिन अब फिंगर 4 की अहम चोटियों पर भारत का कब्जा होने से चीन यहां बेहद कमजोर हो गया है। इस तरह भारत चीन विवाद का सबसे बड़ा जंक्शन यानी पैंगोंग में अब भारत ने पूरी तरह से बढ़त बना ली है। भारतीय सेना ने पैंगोंग शो के उत्तरी किनारे के ऊपर भी कुछ ऐसी हाइट्स ऑक्युपाई की हैं जिससे फिंगर 4 के इलाके को भी डोमिनेट किया जा रहा है। ये भारत के लिए एक टैक्टिकल जीत है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में मौजूद बेहद दुर्गम पहाड़ियों से ही एलएसी गुजरती है। इस इलाके में उसी को मजबूत माना जाता है जिसके कब्जे में यहां मौजूद ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं। पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके में झील के किनारे मौजूद पहाड़ियों के दर्रों को फिंगर कहा जाता है। यहां फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक मौजूद है। एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है और फिर फिंगर 4 पर भारतीय सेना की स्थायी पोस्ट है। इसके आगे सिर्फ गश्त के लिए ही जवान जाते हैं। चीन फिंगर 4 तक के इलाके पर अपना दावा करता है, लेकिन अब भारत ने फिंगर 4 को मजबूती से अपने कब्जे में ले लिया है। फिंगर 4 के भारत के कब्जे में आने के बाद से एलएसी पर तस्वीर बदल गई है। हिंदुस्तान की फौज पूर्वी लद्दाख के सबसे विवादित पैंगोंग पर अब एक मजबूत स्थिति में है और इसका फायदा आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच होने वाली बैठकों में साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि चीन अब तक भारत को इस वजह से अंगूठा दिखाता था क्योंकि उसके कब्जे में कुछ चोटियां थी। लेकिन अब भारत की फौज ने जिस तरह से दक्षिणी और उत्तरी पैंगोंग में अपनी मजबूती बनाई है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बैठकें होंगी उसमें चीन को भारत आसानी से झुका सकेगा।
एलएसी पर सीमा विवाद के बीच ही रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति बनी। इसके बाद ये उम्मीद है कि सीमा पर भी शायद चीन अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन चीन के धोखे के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना किसी तरह की ढील फिलहाल नहीं देगी। भारत ये चाहता है कि चीन 5 मई के पहले की यथास्थिति यानी स्टेटस को एंटी पर वापस जाए। भारत इससे कम किसी भी चीज के लिए राजी नहीं होगा। ये चीन को साफ शब्दों में बताया जाएगा। भारत और चीन के बीच हर स्तर पर सीमा का विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच चीन की लाल सेना सीमा पर भारत को उकसाने की लगातार कोशिश कर रही है। इससे यह जाहिर होता है कि लगातार हो रही हार से चीन की सेना अपना संतुलन और हौसला दोनों खोती जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक चुशूल में चीन उकसाने वाली हरकत कर रहा है। पैंगोंग के दक्षिण में चीन विवाद भड़काने में लगा है। इसके लिए चीन टैंक का इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, उसने पूर्वी लद्दाख में 50,000 सैनिक तैनात किए हैं और 150 हवाई हथियार भेजे हैं। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर अब जो हरकत हो रही है वो चीन के मौके पर तैनात कमांडर नहीं कर रहे, बल्कि यह हरकत चीन सरकार के बड़े अफसरों के इशारे पर हो रही है। चीन दक्षिण पैंगोंग में ब्लैक टॉप समेत दूसरी ऊंची पहाड़ियों पर भारत का कब्जा होने के बाद से बुरी तरह बौखला गया है, क्योंकि इन चोटियों पर भारत का कब्जा होने का मतलब इस पूरे इलाके में अब उसकी एक नहीं चलने वाली। दक्षिण पैंगोंग रणनीतिक रूप से काफी अहम है, इसलिए चीन दक्षिण पैंगोंग में लगातार विवाद को हवा दे रहा है। चीन पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में भारत का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाने से सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। एलएसी से लेकर बीजिंग तक दक्षिण पैंगोंग इलाके में चीन के कमजोर होने से हलचल मची हुई है। चीन की इस हलचल की वजह भी जायज है, क्योंकि दक्षिण पैंगोंग की जो पहाड़ियां और जो इलाके अब भारतीय जवानों के कब्जे में है, उसने ही इस पूरे इलाके में बढ़त बनाई जा सकती है, क्योंकि इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से पूरे पैंगोंग इलाके की तस्वीर तय होगी। और इस इलाके में हार से चीन क्यों तिलमिलाया है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एलएसी पर क्यों बौखलाया है चीन? घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा है चीन? पैंगोंग के दक्षिण में क्या है खास? चीन ने डोकलाम के बाद गलवान किया और उसके बाद पैंगोंग में पंगा शुरू कर दिया। अब चीन लगातार पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में विवाद की चिंगारी सुलगाने में जुटा हुआ है। चीन किसी भी कीमत पर इस इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए बेचैन है, लेकिन भारतीय सेना उसके मंसूबों पर बार बार पानी फेर दे रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चीन इस इलाके में अपना कब्जा जमाने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ये समझने के लिए इस इलाके का रणनीतिक महत्व समझना होगा। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहां पर थाकुंग हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहां रेजोंगला और रेकिंग लॉ है। इसी इलाके में स्पानगुर गैप और चुशूल घाटी भी है। चुशूल घाटी में एक एयर स्ट्रिप है जिसका काफी रणनीतिक महत्व है, क्योंकि एक तो ये एलएसी से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, इसके साथ ही ये जगह भारत के उन इलाकों से सीधी जुड़ी है जहां से सैनिकों को रसद और सैन्य साजो सामान मिल सकते हैं।
पैंगोंग के दक्षिण के चुशूल इलाके से कुछ किलोमीटर दूर मैदानी इलाका है। यहाँ सेना टैंक और तोप आसानी से तैनात कर सकती है, जिससे सेना ऑपरेशन चला सकती है, जबकि चुशूल में मौजूद एयर स्ट्रिप वायुसेना के काम आ सकती है। चुशूल से लेह तक सड़क जाती है, जिससे यहाँ सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चीन के लिए चुशूल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ जितनी ज्यादा इलाके में उसका कब्जा होगा, वो इस पूरे इलाके में उतना ही मजबूत हो जाएगा। इसलिए चीन इंच इंच कर पैंगोंग के दक्षिण में मौजूद चुशूल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काबिज होना चाहता है, क्योंकि चुशूल से चीन लेह तक पहुंच सकता है। चुशूल में पहाड़ियां काफी ऊंची ऊंची हैं। भारत की इन पहाड़ियों पर पहुंच जाने से चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए वो चुशूल की ऊंची पहाड़ियों को अपने कब्जे में लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि इन पहाड़ियों से उसे भारतीय सेना की निगरानी में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा चीन की नजर चुशूल में मौजूद एयर स्ट्रिप पर भी है। चीन का पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में बार बार विवाद करना यही साबित करता है कि वो 29-30 जून को भारत ने जिस तरह से इस इलाके की सभी पहाड़ियों पर कब्जा जमाया, उसके बाद से चीन सीधे भारत के निशाने पर आ गया है। साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर नजर भी रख रही है। ये चीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर पैंगोंग के दक्षिणी इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए बौखलाया हुआ है। उसके जो ऑपरेशंस हैं वो भारत उनको अनटेनेबल कर सकता है, और जिस तरह की डोमिनेंस मोल्दो गैरिसन पे भारत की है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है चीन के लिए। इसके अलावा भी चीन की बौखलाहट की कई वजहें हैं, क्योंकि 29 और 30 अगस्त को चीन ने जिस तरह से मुंह की खाई है, उसके बाद इस इलाके में रणनीतिक तौर पर चीन जितना कमजोर हो चुका है उतना कभी नहीं हुआ था। हम आपको बताते हैं कि चीन की बौखलाहट की असली वजह क्या है। दरअसल ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से चीन की पोस्ट फायरिंग रेंज में है। इससे चीन परेशान है। इसके साथ ही ऊंचाई पर होने से भारतीय सैनिक चीन की निगरानी कर रहे हैं। इससे भी चीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इस इलाके में भारत के मजबूत पोजीशन पर पहुंचने से भारतीय इलाकों में चीन के एंट्री पॉइंट्स बंद हो गए हैं, और अब तक चीन एलएसी पर विवाद करके भारत की जिस जमीन पर पेट्रोलिंग करता था, वहां भारत का दबदबा हो गया है। इन सब के अलावा चीन की सेना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नाराजगी से भी काफी घबराई हुई है, इसलिए वो उन्हें खुश करने के लिए भारतीय इलाकों को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वो भारत पर एक तरह का दबाव बनाना चाहता है कि जहां जहां उसने पहले इस तरह की हरकत करी है वो एक्सेप्ट हो जाए, और जिन नई जगहों पर उसने हरकत करने की कोशिश करी है, वहां पर जहां भारत को एडवांटेज है, भारत उन जगहों को छोड़ दे। चीन ने 7 सितंबर को भी मुखपारी की चोटी पर कब्जे की जो कोशिश की, उसका मकसद भी चुशूल के इलाके में खुद को मजबूत करना था, लेकिन चीन एक बार फिर मुंह की खाया। चीन का पैंगोंग के दक्षिण इलाके में बार बार हमला करना ये साबित करता है कि चीन किसी बड़ी साजिश पर काम कर रहा है। दरअसल जल्द ही सर्दियों का मौसम आने वाला है और उस इलाके में जबरदस्त बर्फबारी होती है। चीन अपने आप को उन इलाकों में बर्फबारी से पहले ही मजबूत कर लेना चाहता है, ताकि जब बर्फबारी के चलते भारतीय सेना उन चोटियों से नीचे उतरेगी तो वो उन चोटियों पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करेगा, जिन पर भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात से अपना कंट्रोल कर लिया है। मुखपारी में हुए विवाद को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के रूस में बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि मुखपारी में विवाद करके चीन बैठक से पहले खुद को मजबूत बनाना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि मुखपारी में विवाद के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए, जिसका फायदा विदेश मंत्रियों की बैठक में उठाया जाए। लेकिन भारतीय सेना ने चीन की फायरिंग के बाद भी संयम बरता, जिससे चीन की चाल नाकाम हो गई। इस तरह के कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट करने से, बार बार बोलने से चाइना को लगता है कि यस,
शायद भारत के ऊपर किसी तरह का दबाव बने और विदेश मंत्री जो हमारे हैं वो शायद कुछ पॉइंट्स कंसीड कर दें। चीन सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ जमीन की जंग लड़ रहा है। चीन की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। इससे चीन और बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों से विवाद कर रहा है। चीन पर सुपर पावर बनने का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि वो एलएसी पर भारत के साथ ही विवाद नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों के साथ उसका जमीन का विवाद चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही चीन गुपचुप तरीके से भी दुनिया भर में अपने पैर फैलाने की कोशिश में है। इस काम को अंजाम देने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक अलग शाखा बना रखी है। ये शाखा दुनिया के अलग अलग देशों में न सिर्फ चीन के लिए जासूसी करती है, बल्कि तकनीकी की चोरी के कई गैर कानूनी काम को अंजाम देती है। चीन की सीक्रेट एजेंसी का भंडाफोड़ होने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। शी जिनपिंग की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश। बेनकाब हुए चीन के सफेद पोश चोर, कहीं छात्र बनकर घूम रहे हैं चीन के जासूस, कहीं कारोबारी बनकर चुरा रहे हैं तकनीक। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक चीन के चोरों का भांडाफोड़। चीन में शी जिनपिंग की सरकार की सबसे खतरनाक साजिश का भांडा फूट गया। शी जिनपिंग जिन सफेद पोश चेहरों के जरिए पूरी दुनिया से डेटा और तकनीक चुराकर चीन को सुपर पावर बनाने का सपना देख रहे थे, उसकी पूरी सच्चाई ऑस्ट्रेलिया की सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने उजागर कर दी है। ASPI की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम की एक विंग है। UFWP यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिनपिंग के जासूसों के सबसे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इस संगठन की बुनियाद 1939 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान रखी गई थी। तब इससे जुड़े लोग माओ त्से तुंग के मुखबिर के तौर पर काम करते थे। यूनाइटेड फ्रंट का मुख्य काम उस समय की चीन की सरकार और धार्मिक समूहों की निगरानी करने का था। लेकिन अब यूनाइटेड फ्रंट की आड़ में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चीन के जासूसों का जाल बिछा दिया है। कोरोना संकट के बाद चीन के खिलाफ माहौल बना तो उसकी काट के तौर पर यूनाइटेड फ्रंट के एजेंट मदद के बहाने लोगों को चीन के जंगल में फंसाने में जुट गए। चीन के इन सफेद पोश जासूसों की खास नजर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और जापान जैसे देशों पर है। चीन यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों से जो उच्चतम तकनीकी है, नवीनतम तकनीकी है, उसे चोरी छुपे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ASPI के मुताबिक चीन के यूनाइटेड फ्रंट की जड़ें कई देशों में बहुत गहरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में चीन के जितने नागरिक हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन चीन के यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं और चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके अलावा चीन अपने एजेंटों को छात्रों और कारोबारी बनाकर भी दूसरे देशों में भेज रहा है, जिनका असली काम उन देशों की रक्षा और दूसरी तकनीक चुराकर चीन भेजना ही है। इसके अलावा चीन के ये जासूस जहां भी सक्रिय हैं, वहां लोगों के बीच घुल मिलकर चीन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसके लिए अमेरिका में चीन की सरकार के नियंत्रण वाले चाइना न्यूज सर्विस की मदद ली जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक मीडिया ग्रुप चीन के यूनाइटेड फ्रंट के मुखौटे के तौर पर काम कर रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि चीन अपने जासूसों की मदद से दूसरे देशों की राजनीति में भी सीधी दखलंदाजी कर रहा है। वो अलग अलग देशों में
चीन के साथ नरम रवैया अपनाने वाली पार्टियों पर चंदे के रूप में मोटी रकम लुटा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अपना सीक्रेट हथियार का करके संबोधित किया है, जो पूरी दुनिया में चीन की नीतियों को विस्तारित करने का कार्य कर रहा है, चीन की छवि को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि यूनाइटेड फ्रंट का यह पूरा खेल शी जिनपिंग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। वो सामने ये बात मानने को ही नहीं तैयार कि यूनाइटेड फ्रंट का चीन की सरकार या फिर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना है। जबकि सच्चाई यह है कि यूनाइटेड फ्रंट नाम का चीन का जासूसी संगठन शी जिनपिंग को विरासत में मिला है। उनके पिता शी जोंगशंग ने इसी संगठन के एजेंटों की मदद से तिब्बत में दलाई लामा और पंचेन लामा के खिलाफ साजिश रची थी। शी जिनपिंग के दो भाई भी यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े रहे हैं। खुद शी जिनपिंग जब चीन के फुजियान प्रांत के नेता थे, तब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट को ताइवान और दूसरे देशों में जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2015 में शी जिनपिंग ने अपने प्लान पर अमल करने के लिए दुनिया भर में यूनाइटेड फ्रंट का विस्तार करना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग के जासूसों का यह जाल कितने शातिर ढंग से काम करता है, इसका ब्यौरा भी ASPI की रिपोर्ट में है। बताया गया कि चीन के जासूसों पर किसी को शक न हो, इसके लिए चीन की सरकार ही उनको भगोड़ा बनाकर दूसरे देश पहुंचा देती है। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन का ऐसा ही एक भगोड़ा 2012 में पहुंचा था। ASPI के मुताबिक 2012 में चीन का एक बड़ा कारोबारी हुआंग शियांगमो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उस वक्त वो चीन के अमीरों की लिस्ट में 420वें नंबर पर था। कभी चीन की सरकारी रेलवे कंपनी में नौकरी करने वाले हुआंग को चीन के कम्युनिस्ट नेता चेन होंगपिंग का करीबी माना जाता था और उन्हीं की मेहरबानी से उसने चीन के सरकारी ठेके हथिया कर मोटी रकम कमाई थी। शी जिनपिंग ने सत्ता में आने के बाद जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की थी, उनमें चेन होंगपिंग का नाम भी था। उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा और फिर मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन उस पर अमल को निलंबित रखा गया। चेन के जेल जाने के बाद हुआंग ने ऑस्ट्रेलिया में ठिकाना बनाया। उसने सिडनी में $1.28 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 96 करोड़ का बंगला खरीदा था। बहुत जल्द वो ऑस्ट्रेलिया में चीन के एक गैर सरकारी संगठन का प्रमुख बन गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में लोग यही समझते रहे कि वो चीन की सरकार से सताया हुआ है और इसी हमदर्दी और अपनी दौलत का फायदा उठाते हुए हुआंग ने 4 साल में ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े नेताओं से रिश्ते बना लिए। वो ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक दलों को मोटा चंदा देता था, जबकि वहां कारोबारी के नाम पर उसके पास कुछ खास नहीं था। इसी वजह से 2015 से ही हुआंग पर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी को शक होने लगा। अगले ही साल इस शक पर मुहर भी लग गई। 2016 में हुआंग ने लेबर पार्टी को 3 करोड़ रुपए का चंदा देने का वादा किया। इसी बीच दक्षिण चीन सागर में चीन की नीतियों का लेबर पार्टी ने विरोध किया। चीन का विरोध करते ही हुआंग ने लेबर पार्टी को चंदा देने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, चीन के ऐसे कई उद्योगपति हैं जो असल में यूनाइटेड फ्रंट के लिए ही काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के जरिए चीन दूसरे देशों में पूंजी निवेश करता है और फिर कारोबारी रिश्तों के नाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खेल खेलना शुरू कर देता है। जानकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों का डेटा और वहां की महत्वपूर्ण तकनीक चोरी करने का हथकंडा है।